हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे एथिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूटिलिटेरियनिज़्म की। यूटिलिटेरियनिज़्म की चर्चा करने के पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि ये टॉपिक आता कहाँ से है। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। तो एथिक्स के डायमेंशंस में हमने देखा था कि ब्रॉडली वी कैन कैटेगराइज डायमेंशंस ऑफ एथिक्स इनटू 3 मेजर पार्ट्स। फर्स्ट इज नॉर्मेटिव एथिक्स, सेकंड इज मेटा एथिक्स एंड थर्ड इज अप्लाइड एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स को ब्रॉडली हमने कैटेगराइज किया था डिओंटोलॉजी में, सेकंड इज टेलियोलॉजी, वर्च्यू एथिक्स, ये मेजर नॉर्मेटिव एथिक्स के क्लासिफिकेशन है। और भी नॉर्मेटिव एथिक्स के पार्ट्स होते हैं, अभी हम फोकस करना है हमें यूटिलिटेरियनिज्म पर। तो हम यूटिलिटेरियनिज्म को समझने के लिए हमें एक क्विक रिकैप करते हैं पिछले लेक्चर का। तो हमने उसमें देखा था ब्रॉडली नॉर्मेटिव एथिक्स इज लिमिटेड अंडर दीज टू डिओंटोलॉजिकल थ्योरी एंड टेलियोलॉजिकल थ्योरी। डिओंटोलॉजिकल थ्योरी के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। डिओंटोलॉजी इज related to duty. So deontology talks about duties, commandments. These commandments can be divine commandments or commandments given by an authority, legitimate authority. Present system में present days हम इस divine deontology की बात नहीं करते, हम बात करते हैं डेमोक्रेसी में नॉर्म्स बनते हैं, रूल्स रेगुलेशंस जो बनते हैं, जो लेजिटिमेट फॉर्म में सोसाइटी पर अप्लाई किए जाते हैं ड्यूटी के फॉर्म में, और इन ड्यूटी को करने के लिए हम डिफरेंट रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स का प्रोविज़न करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये डिस्कस किया था कि डिओंटोलॉजी इज बेस्ड ऑन मीन्स। दीज मीन्स आर रिमेन्ड इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी एंड these means are laws, rules and regulations। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको आईपीसी, इंडियन पीनल कोड डिओंटोलॉजी का पार्ट है, एग्जाम्पल है जिसमें मीन्स इंपॉर्टेंट है। इसमें यह देखा जाता है कि पर्टिकुलर कोई लॉ बना दिया गया है तो उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है या नहीं, उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं। अगर उसे फॉलो नहीं किया जाता, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, इट्स एंड रिजल्ट्स, इट्स आउटकम्स, तो आउटकम्स एंड रिजल्ट्स उसके क्या होंगे, इस बात पर डिओंटोलॉजी डिपेंड नहीं करती। डिओंटोलॉजी डिपेंड करती है कि मीन्स को फॉलो किया गया है या नहीं। कॉन्ट्रेरी टू डिओंटोलॉजी, टेलियोलॉजी, हिंदी में डिओंटोलॉजी को कहते हैं परिणाम निरपेक्षी, जो परिणाम से निरपेक्ष है, सापेक्ष नहीं है परिणाम के, आउटकम से रिलेटेड नहीं है, वो मीन से रिलेटेड है। दिस मीन्स कैन प्रोड्यूस एनी आउटकम। तो ये डिओंटोलॉजी है, परिणाम निरपेक्षी है। सेकंड इज टेलियोलॉजी, आई हैव डिस्कस्ड दिस। टेलियोलॉजी, टेलियोलॉजिकल थ्योरी टॉक्स अबाउट एंड्स, ये कॉन्सिक्वेंस की बात करती है, इसलिए इसे कॉन्सिक्वेंशलिज्म भी इस टेलियोलॉजी का ही एक पार्ट माना जाता है। तो कॉन्सिक्वेंसेस टेलियोलॉजी में यह जानने का प्रयास किया जाता है या यह स्टडी की जाती है कि जो मीन्स हैं वो मीन्स आउटकम्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। इट मीन्स व्हाट आर द एंड रिजल्ट्स ऑफ दोज मीन्स विच आर बीइंग टेकन इनटू कंसिडरेशन। जिन मीन्स को कंसिडरेशन में लिया जा रहा है उनके आउटकम्स क्या हैं। जैसा कि मैंने आई हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली इन माय प्रीवियस लेक्चर दैट ethics is about ascertaining good
और हैप्पीनेस इन द सोसाइटी, टू रिड्यूस पेन, टू इंक्रीज प्लेजर इन द सोसाइटी। सोसाइटी में प्लेजर को इंक्रीज करना है, पेन को रिड्यूस करना है, यह एथिक्स का पर्पस है। तो पर्पस है कि प्लेजर को बढ़ाना है, और प्लेजर को बढ़ाने के लिए और पेन को रिड्यूस करना है। तो इसके लिए हम सारी कवायदें की गई, नॉर्मेटिव एथिक्स बनाया गया, नॉर्म्स डिजाइन किए गए, डिओन्टोलॉजी निकल कर आई। डिओन्टोलॉजी ने कहा कि मीन्स के बेसिस पर हम डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि हम वी कैन नॉट डिसाइड एवरी टाइम दैट सर्टेन मीन्स विल प्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ आउटकम, सो दिस मीन्स इज मोर, दिस मीन्स कैन बी एक्सेप्टेड। तो हम ये हर समय नहीं डिसाइड कर सकते, तो हमने कहा कि फिक्स यही मीन्स रहेंगे। अब इन मीन्स के आउटकम्स कुछ भी हो सकते हैं, अगर मीन्स फॉलो किए गए हैं तो वो एथिकल है। टेलीलॉजी में यह कहा गया कि फाइनल गोल जो है एथिक्स का, दैट इज अबाउट इंक्रीजिंग द प्लेजर इन द सोसाइटी। सोसाइटी में प्लेजर को इंक्रीज करना है एथिक्स का पर्पस, ना कि मीन्स को फॉलो कराना। तो जब आउटकम हमारा पर्पस है तो क्यों ना हम आउटकम की बात करें, मीन्स की बात क्यों करते हैं हम, मीन्स पर फोकस क्यों होते हैं हम? अगर वो रूल्स ऐसे हैं कि जो आउटकम्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे तो उन रूल्स का कोई मतलब नहीं है सोसाइटी में। तो टेलीलॉजिस्ट कहते हैं कि मीन्स इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके आउटकम्स इंपॉर्टेंट हैं। तो हमें एथिकल मीन्स वो माने जाएंगे, या कोई भी रूल्स या रेगुलेशंस वो एथिकल माना जाएगा, कोई भी ह्यूमन कंडक्ट उसे एथिकल माना जाएगा जो आउटकम्स अच्छे प्रोड्यूस करता है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस गुड हैं, जो प्लेजर को प्रोड्यूस करता है, पेन को कम करता है। यह बात की जाती है टेलीलॉजी में। फिर मैंने फर्दर आई हैव एक्सप्लेन्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेलीलॉजीज। मैंने ये बताया था कि इंट्रिंसिक टेलीलॉजी होती है, जो ग्रीक फॉलो करते थे इंट्रिंसिक टेलीलॉजी। फिर मैंने यह भी डिस्कस किया था कि टेलीलॉजी का एक पार्ट है यूटिलिटेरियनिज्म। इसको आज मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगा कि यूटिलिटेरियनिज्म क्या है। यूटिलिटेरियनिज्म इट इज अबाउट यूटिलिटी। यहां पर यूटिलिटेरियनिज्म यह कहता है कि कोई भी रूल्स या रेगुलेशंस अगर यूटिलिटी प्रोड्यूस करते हैं सोसाइटी के लिए, वो यूटिलिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो वो एथिकल हैं वो मीन्स, अदरवाइज दोज मीन्स आर ऑफ नो सेंस। उन नियमों का कोई अर्थ नहीं है, कोई मीनिंगफुल, अगर आउटकम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम उन नियमों को एक्सेप्ट करें, अदरवाइज हम उन्हें एक्सेप्ट क्यों करें। तो ये एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है डिओन्टोलॉजी के सामने, एक रेज करता है क्वेश्चन कि डिओन्टोलॉजी का पर्पस जो था उसे ये लूज कर जाती है, क्योंकि ये मीन्स पर डिपेंड करती है। तो टेलीलॉजी का ही एक पार्ट है यूटिलिटेरियनिज्म, जिसको आज हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो यूटिलिटेरियनिज्म क्या है? इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर हम देखें कि एथिक्स का पर्पस है सोसाइटी में प्लेजर को बढ़ाना, हैप्पीनेस को इंक्रीज करना, तो यूटिलिटेरियनिज्म फोकस करता है मैक्सिमम हैप्पीनेस पर। यूटिलिटेरियनिज्म सेज द पर्पस ऑफ एथिक्स इज टू डिटरमिन maximum happiness for maximum number of people। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा हैप्पीनेस दिलाना। तो मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, इन दिस वे दिस यूटिलिटेरियनिज्म कम्स आउट एज अ सिंपल मैथमेटिक्स। जो एवरेज मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो ये कहता है कि माई गुड इज सिमिलर टू द गुड ऑफ अदर्स। मेरे लिए जो अच्छा है वो जो दूसरे लोगों के लिए अच्छा है उसके समान है। तो यहां पर यह किसी भी तरह की इम्पार्शियलिटी को नहीं रखते हैं, यह कहते हैं कि सभी के लिए गुड प्लेजर एक समान है, तो सबको उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जब
मान लें कि सोसाइटी में जो रिसोर्सेज हैं, दोज रिसोर्सेज कैन प्रोड्यूस सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड और सर्टेन अमाउंट ऑफ प्लेजर, तो दोज प्लेजर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट दिस डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी इक्विलिटेरियन, ये बराबर बराबर सोसाइटी में बढ़ जाए। अगर मैं कहता हूं कि कोई गुड जी किसी सोसाइटी में प्रोड्यूस हो सकता है और उस सोसाइटी की पॉपुलेशन अगर पी है, तो उस सोसाइटी के जो भी मेंबर्स हैं, एवरी मेंबर ऑफ दैट सोसाइटी शुड हैव टोटल अमाउंट ऑफ गुड P upon G. So this is average good for every member of that society. तो इस तरह से यूटिलिटेरियनिज्म इम्पार्शियलिटी की बात करता है। आगे हम अगर समझने की कोशिश करें यूटिलिटेरियनिज्म को, तो यहां पर कुछ स्लाइड्स हैं, इससे हम देख सकते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड यूटिलिटी रिलेटेड टू इंस्ट्रूमेंटैलिटी इन डिजायर्ड एंड रिजल्ट और आउटकम। आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस। It is one of the most influential approaches of moral philosophy. The goal of morality is to make human life better and happier after maximizing the amount of good, pleasure, and reducing the amount of bad pain. तो ये यूटिलिटेरियनिज्म का बेसिक प्रिंसिपल है कि मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर द maximum number of people, as I have explained earlier, that happiness is the ratio of good and bad. Good जितना ज़्यादा होगा, bad जितना कम होगा, happiness उतनी ज़्यादा होगी सोसाइटी में। तो इस happiness को अगर हमें इंक्रीज करना है तो हमें गुड को इंक्रीज करना पड़ेगा और बैड को हमें या पेन को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। दिस इज अ कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया टू द डियोंटोलॉजी, ये मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। इन टर्म्स ऑफ मोर एम्फेसिस ऑन एंड्स रादर देन मीन्स, सो दिस इज द बेसिक ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। अब अगर हम यूटिलिटेरियनिज्म को आगे समझें कि यूटिलिटेरियनिज्म निकल कर कहां से आया, तो जो क्लासिकल यूटिलिटेरियनिज्म है इसके जो फाउंडर्स हैं उनमें हम जेरेमी बेंथम, स्टुअर्ट मिल इन्हें ले सकते हैं। दीज आर दी यूटिलिटेरियन क्लासिकल यूटिलिटेरियंस। ये गुड को रियलाइज करने के लिए, सोसाइटी में गुड को रियलाइज करने के लिए, प्लेजर को रियलाइज करने के लिए, कॉन्सिक्वेंसेस अच्छा हो इस पर ज्यादा एम्फेसिस करते हैं रादर देन मीन्स, और दे होल्ड दैट वी ऑट टू मैक्सिमाइज द गुड टू ब्रिंग अबाउट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। बेंथम सजेस्ट ह्यूमंस आर रूल्ड बाय टू सॉवरेन मास्टर्स। बेंथम कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है, सोसाइटी है, दिस सोसाइटी इज रेगुलेटेड बाय टू सॉवरेन मास्टर्स। सॉवरेन मास्टर्स इसका मतलब है कि दो संप्रभु हैं जिनसे ये पूरी की पूरी सोसाइटी रेगुलेट होती है, एंड दीज टू सॉवरेन मास्टर्स आर प्लेजर एंड पेन। तो प्लेजर और पेन ये दो ऐसे मास्टर्स हैं जो पूरी सोसाइटी को रेगुलेट करते हैं, उसको एथिकल सोसाइटी बनाने पर जोर देते हैं। तो कोई भी सोसाइटी एथिकल होगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि प्लेजर और पेन का कॉम्बिनेशन क्या है, रेशियो क्या है। Utilitarian theory becomes impartial in terms of distribution of amount of good to each person. I have explained this already. It accords the similar amount of good to every member of the society without any privilege to anyone. Next, my good is same as the good of others. I have explained all the points. Next, utilitarianism पर कुछ और पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें समझने की आवश्यकता है। यूटिलिटेरियनिज्म डियोंटोलॉजी से बेटर क्यों है, हाउ इट इज बेटर देन डियोंटोलॉजी, और कहां पर ये डियोंटोलॉजी से अलग है या कहां पर कुछ ड्रॉबैक्स हैं यूटिलिटेरियनिज्म के, वो हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो डियोंटोलॉजी से यूटिलिटेरियनिज्म को अलग करता है कि यूटिलिटेरियनिज्म इज प्रैक्टिकल थ्योरी है ये, वहीं डियोंटोलॉजिकल थ्योरी, डियोंटोलॉजी थ्योरेटिकल है। डियोंटोलॉजी फिक्स है, ऑब्जेक्टिव थ्योरी है, यह ऑब्जेक्टिव नॉर्म्स पर डिपेंड करती है, यह फिक्स्ड नॉर्म्स बना देती है, और यह थ्योरी कहती है
कि वन शुड फॉलो दोज नॉर्म्स which are ascertained or which are produced by sovereign master, sovereign or an authority. तो जो अथॉरिटी ने नॉर्म्स बना दिए हैं उन्हें फॉलो करना है. तो कॉन्सिक्वेंसेज, वो जो अथॉरिटी है वो जब रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है, तो काफ़ी डिस्कशन के बाद वो रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं. और इतने डिस्कशन का किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी भी पर्सन को अगर डिसीजन लेना है तो उसके पास इतना समय नहीं होता है कि वो ये डिसाइड करे कि माय एक्शन विल प्रोड्यूस गुड कॉन्सिक्वेंस और बैड कॉन्सिक्वेंस. तो अथॉरिटी ने ये डिसाइड कर दिया कि आपको इन सिचुएशंस में ये रूल्स फॉलो करने हैं. वही यूटिलिटेरियनिज्म कहता है कि हमें कॉन्सिक्वेंसेस से पर एम्फेसिस करना चाहिए रादर देन मीन्स. और यूटिलिटेरियनिज्म एंड पर ज्यादा फोकस कर रहा है क्योंकि फाइनली वी वांट एन एथिकल सोसाइटी दैट शुड हैव मैक्सिमम हैप्पीनेस. तो वो सोसाइटी तभी एथिकल होगी जब उस सोसाइटी में हैप्पीनेस ज्यादा होगी. तो यहां पर एक पॉइंट पर यह डिओन्टोलॉजी से यूटिलिटेरियनिज्म डिफर करता है. बट अगर हम देखें तो यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल टॉक्स अबाउट एवरेज हैप्पीनेस. यह कहता है कि हैप्पीनेस एवरेज होना चाहिए. यह भी कहता है कि मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. तो यूटिलिटेरियनिज्म इज द ओनली प्रिंसिपल which decides war as one of the useful instruments to bring about happiness. यूटिलिटेरियनिज्म कई बार वॉर को भी सपोर्ट करता है कि क्योंकि वो वॉर अगर बेटर कॉन्सिक्वेंस प्रोड्यूस करने वाला हो, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए है, तो वो वॉर करना जरूरी है, वो पर्पसफुल है. यहां पर यूटिलिटेरियनिज्म डिओन्टोलॉजी से डिफर करता है. एक और चीज अगर हम देखना चाहें कि यूटिलिटेरियनिज्म का डिओन्टोलॉजी से एक अलग जो पॉइंट है कि यूटिलिटेरियनिज्म एवरेज हैप्पीनेस की बात करेगा. जब एवरेज हैप्पीनेस की बात करेगा तो एक एग्जांपल दिया जाता है यूटिलिटेरियनिज्म के लिए. इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इफ देयर आर 4 sick people, 4 इल पर्सन्स हैं, बीमार लोग हैं, दे हैव डिफरेंट ऑर्गन फेलियर, दे आर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन फेलियर्स. 4 पीपल हैं, वो अलग अलग ऑर्गन्स उनके फेल हैं. कोई पर्सन 1 है, 2 है, 3rd, 4th. इसका एक ऑर्गन ए फेल है, इसका बी ऑर्गन फेल है, इसका सी और इसका डी ऑर्गन फेल है. अब ये ए, बी और सी, ये 3 ऑर्गन्स अगर डी के पास हैं और इनका ट्रांसप्लांट अगर किया जा सकता है तो यूटिलिटेरियनिज्म कहता है कि इसके सारे ऑर्गन्स निकालकर ए, बी और सी में इम्प्लांट कर दिए जाने चाहिए. क्योंकि यहां पर 4 लोगों की डेथ को बचाने के लिए 4 लोग की डेथ हो सकती है, वहीं केवल चौथे व्यक्ति को मारकर 3 को बचाया जा सकता है. तो यहां पर एवरेज इंक्रीज हो रहा है, हैप्पीनेस बढ़ सकती है क्योंकि 3 लोगों के पास हैप्पीनेस बढ़ जाएगी. अगर चौथे की हैप्पीनेस को हम कम कर दें तो इस तरह से यूटिलिटेरियनिज्म एक तरह से इसकी कई बार क्रिटिसिज्म भी होता है कि यह प्रैक्टिकल नहीं है. और तो यूटिलिटेरियनिज्म में फर्दर हम क्लासिफिकेशन करते हैं एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म एंड रूल यूटिलिटेरियनिज्म. तो इसे हम समझने का प्रयास करते हैं. एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म क्या है और रूल यूटिलिटेरियनिज्म क्या है. एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म, तो एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म कहता है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी इज डिसाइडेड बाय वेइंग द आउटकम्स ऑफ ऑल पॉसिबल एक्शंस इन केस बाय केस बेसिस. एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म कहता है कि आपके पास जितने भी पॉसिबल मीन्स हैं आप उनका एक सेट बनाइए. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास किसी भी सिचुएशन में 3 मीन्स हो सकते हैं. उस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए आई हैव 3 मीन्स, M1, M2 एंड M3. नाउ आई विल प्रिडिक्ट the consequences, different consequences
गिवन बाय m1 m2 एंड m3 सेपरेटली। तो इसका अगर कॉन्सिक्वेंस C1 है, इसका C2 है और C3 कॉन्सिक्वेंस है, तीन मीन्स हैं m1 m2 और m3 किसी सिचुएशन में हम मेरे पास, और उनके कॉन्सिक्वेंसेज अलग अलग C1 C2 एंड C3 कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं, तो एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म कहता है कि वी शुड principle of utility is decided by weighing the outcomes of all possible actions in case by case basis and then select the action which produces the best overall result। तो best overall result produce करने, तो हम इन तीनों का मैक्सिमम कौन सा है, और अगर इसमें से C1 मैक्सिमम है तो हम M1 मीन्स को चूज करेंगे। यह है एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म। तो एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म में हमने सारे के सारे पॉसिबल मीन्स को एक साथ रखा, उनके कॉन्सिक्वेंसेस को जज किया, उसके जज करने के बाद हमने ये देखा कि कौन सा कॉन्सिक्वेंस मैक्सिमम प्लेजर प्रोड्यूस कर रहा है सोसाइटी में, या किसी पर्सनल प्लेजर प्रोड्यूस कर रहा है मैक्सिमम, और हमने देखा कि C1 पर सबसे ज़्यादा प्लेजर प्रोड्यूस करता है, तो ये C1 M1 मीन्स से प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पर M1 बेस्ट पॉसिबल एक्शन होगा। दिस इज एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म। सेकेंड इज रूल यूटिलिटेरियनिज्म। रूल यूटिलिटेरियनिज्म सेज ऑल पॉसिबल मोरल रूल्स विच कन्फॉर्म टू द एथिकल कोड्स, विच कन्फॉर्म टू द एथिकल कोड्स। यहां पर मीन्स एथिकल कोड को कन्फॉर्म कर रहा है या नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। यहां पर जो मीन्स हैं उन्हें एथिकल कोड को कन्फर्म करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, वो मीन्स एथिकल होने चाहिए, और उन मीन्स में से फिर हम रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन आर कलेक्टेड एंड रिजल्ट्स ऑफ दोज रूल्स आर वेड। द मोस्ट हैप्पीनेस प्रोड्यूसिंग रूल इज टेकन एज द बेस्ट एक्शन बिकॉज इट हैज द ग्रेटेस्ट यूटिलिटी फॉर ह्यूमन बीइंग्स। अब यहाँ पर यह एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म से इस तरह से अलग है कि हम जो मीन्स यहाँ पर लेंगे, दिस ऑल पॉसिबल मीन्स आर एथिकल मीन्स, ये सभी के सभी एथिकल मीन्स होने चाहिए, और फिर ये जो डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस प्रोड्यूस करेंगे, इन कॉन्सिक्वेंसेस में से जो मैक्सिमा होगा, जो मैक्सिमम कॉन्सिक्वेंस होंगे, जो ग्रेटेस्ट गुड प्रोड्यूस करेंगे सोसाइटी के लिए, वो जिस मीन से निकल कर आएंगे वो मीन्स एथिकल मीन्स माना जाएगा। यह है रूल यूटिलिटेरियनिज्म। तो हमने यहां पर यह समझा कि यूटिलिटेरियनिज्म टेलीलॉजिकल थ्योरी जो है नॉर्मेटिव एथिक्स की, उसका एक पार्ट है। यूटिलिटेरियनिज्म डिओंटोलॉजी से किस तरह से डिफरेंट है, यह हमने समझने का प्रयास किया। यूटिलिटेरियनिज्म का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, दैट इज मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। फिर हमने यह जानने की कोशिश की कि यह डिओंटोलॉजी से किस तरह से अलग है, हमने यह समझने का प्रयास किया। इसके बाद हमने यह देखा कि जो यूटिलिटेरियनिज्म है, इसे एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म और रूल यूटिलिटेरियनिज्म में डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हमने यह देखा कि एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म क्या है एंड रूल यूटिलिटेरियनिज्म क्या है। अब आप यह देखिए कि रूल यूटिलिटेरियनिज्म कहीं ना कहीं आपको डिओंटोलॉजी के करीब दिखेगा, लेकिन यह पूरी तरह से डिओंटोलॉजी नहीं है, क्योंकि यह कॉन्सिक्वेंस को भी फोकस कर रहा है। यह केवल इस बात पर फोकस नहीं कर रहा है कि मीन्स में से मैक्सिमम एथिकल मीन्स कौन सा है, बल्कि यह इस बात पर फोकस कर रहा है कि जो ऑल पॉसिबल एथिकल मीन्स हैं, उनमें से जो कॉन्सिक्वेंसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो मैक्सिमम हैप्पीनेस जो प्रोड्यूस करेंगे कॉन्सिक्वेंस, वो उस पर फोकस करेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे एथिक्स का कोई दूसरा टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू।